नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जीत गई जिंदगी, जिसमें आपका स्वागत है। इस अंतिम अस्पताल में वह यंत्रवत घुसा, निराशा से चारों ओर नज़र दौड़ाई पर असफल रहा। वापस जाते पैरों को किसी के कराहने की आवाज़ ने रोक लिया। मुड़कर देखा, कोने के बेड पर हाथों में नलियां, वेंटिलेटर लगाए कोई लेटा था। गौर से देखा, वह रिया ही थी। उसे अपनी आंखों और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह रिया के माथे पर हाथ फेरने लगा। रिया, उठो, मैं आ गया हूँ, उठो रिया। मगर वह बेहोश हो चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथों में लिए उससे माफ़ी मांगता, बातें करता प्रतीक रात भर जागा रहा। इस भयानक बम विस्फोट में रिया के बचने को एक चमत्कार मान ईश्वर की खूब मिन्नतें करता रहा। रिया का मन आज सुबह से ही कच्चा हो रहा था। फटाफट काम निपटाते हाथ प्रतीक की आंखों में अपने लिए चिढ़ और नफरत के सम्मिश्रित भाव देख ठिठक कर रह गए। कहाँ चूक गई वह। मल्टीनेशनल कंपनी के हजारों लोगों को संभालती सीईओ काफी कोशिशों के बावजूद अपना घर बिखरने से नहीं बचा पाई। मन में दबा दुख और आंसुओं का आवेग आंखों के रास्ते बाहर आना चाहता था। किसी तरह जब्त कर गई रिया। चुप सी उदास दीवारें और पराए होते अपने के बीच रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। आहत अहम ने न जाने किन आक्रोश भरे क्षणों में अलग होने का निर्णय ले लिया। उसी की कागजी खाना पूर्ति के लिए दोनों 4 बजे वकील के पास आने वाले थे। घर से निकलते हुए रिया के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ गईं। एक लंबी सांस ले पूरे घर को आंखों में समेटते बाहर निकली, मानो अब शायद ही वापसी हो। वकील के यहाँ तलाकनामे पर हस्ताक्षर करते रिया के हाथ एक बारगी कांपे। कनखियों से देखा, प्रतीक का भी यही हाल था। दोनों खामोशी के साथ ही बाहर निकले। चर्च गेट स्टेशन पहुंचते ही प्रतीक ने चुप्पी तोड़ी। तुम घर पहुंचो, मैं बाद में आऊंगा। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही दरवाजे से बाहर निकल गया। अब मेरा साथ घर तक भी गवारा नहीं। मन रो उठा रिया का। शायद बाहर की मूसलाधार बारिश भी उसका साथ दे रही थी। लोकल ट्रेन में बैठते ही उसके विचारों की श्रृंखला फिर शुरू हो गई। कितना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, प्रेम में आकंठ डूबे रहते। दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। सारी कठिनाइयां झेलते आपसी विश्वास के सहारे 2 वर्ष का लंबा अंतराल गुजर गया था। बीतते समय प्यार की नींव और मजबूत कर दी थी, लेकिन दोनों के परिवार वालों का दिल फिर भी नहीं पिघला। अब और इंतजार न करते हुए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दहलीज लांघते ही रिया अय्यर, रिया प्रतीक माथुर बन गई। जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। ऑफिस से घर लौटने का दोनों को बेसब्री से इंतजार होता, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार न जाने कहाँ खोता चला गया। प्यार की जगह कड़वाहट ने ली थी। बांद्रा स्टेशन आने वाला था। विचारों को झटक रिया उठकर दरवाजे तक आई कि अचानक भयानक आवाज़ से जोरदार बम विस्फोट हुआ। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही जोरदार धक्के से वह दरवाजे के बाहर फेंक दी गई। सिर झंझना उठा, चारों ओर खून ही खून, मांस के लोथड़े और चीत्कारें। अर्ध चेतनावस्था में ही उसने देखा कुछ लोग उसे उठाकर दौड़ रहे हैं। दर्द की एक टीस पूरे शरीर में फैल गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शायद बेहोश हो गई थी वह। प्रतीक थके थके कदमों से घर जाने के लिए चर्च गेट पहुंचा। बाहर की दुनिया से बेखबर, अपनी ही धुन में खोया था। स्टेशन पर खूब भीड़ थी, लोग बातें कर रहे थे। बम विस्फोट? प्रतीक के कान खड़े हो गए। पूछने पर पता चला 7 जगहों पर बम विस्फोट हुए हैं, और वो भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। प्रतीक के तो होश उड़ गए, हाथ पैर कांपने लगे। रिया, वह जोर से चिल्लाया। सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। विस्फोट,
6:24 को बांद्रा में हुआ था और रिया उसी ट्रेन में थी। लोगों ने प्रतीक को संभाला और उसे फ़ोन करने की सलाह दी। हाँ फ़ोन करता हूँ। कांपते हाथ न जाने कितनी बार डायल करते रहे पर फ़ोन नहीं लगा, ना ही मोबाइल ना ही घर का। लगता भी कैसे? लगभग सभी मुंबई वासी और दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर वालों और रिश्तेदारों की सलामती जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे। इससे सारे नेटवर्क जाम हो गए थे। काफ़ी रात हो गई थी। प्रतीक जल्द से जल्द बांद्रा पहुंचना चाहता था पर ट्रेनें रद्द हो गई थी। लोगों का बड़ा सा हजूम चर्च गेट से भाईंदर और विरार तक पैदल ही भूखा प्यासा अपने अपने घरों की ओर भाग रहा था, अनेक शंका कुशंकाओं के साथ कि हमारा कोई अपना तो इस विस्फोट में नहीं। इस भागते पैरों को ताकत देने के लिए लोग रास्तों में मदद के लिए खड़े थे। स्थानीय निवासी और सेवाभावी संस्थाओं के कार्यकर्ता तो पीने के पानी से लेकर चाय बिस्किट तक बड़े ही अनुशासित तरीके से बांट रहे थे, कहीं कहीं आग्रह के साथ और कहीं मीठी जबरदस्ती के साथ। उन अनजान लोगों का प्रेम और अपनापन देख प्रतीक की आंखें बरबस ही गीली हो गईं। किसी तरह प्रतीक बांद्रा स्टेशन पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। मृतकों के शरीर के अवयव जहां तहां पड़े थे, हाथ कहीं तो पैर कहीं, सब और खून और मांस के चीथड़े, दर्द से चिल्लाते घायल लोगों का बिखरा सामान, ट्रेन की टूटी हुई खून से सनी खिड़कियां, उखड़ी हुई सीटें। प्रतीक विस्फोट की तीव्रता बयान कर रही थी। आसपास के लोग घर में डर कर दुबक कर बैठने की बजाय घायल लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा रहे थे। घर की चादरों और साड़ियों से स्ट्रेचर का काम लिया जा रहा था। कहाँ हो रिया? प्रतीक की मानो धड़कनें रुक गई थी। अरे बाबा, यही तो हूँ। तुम भी ना खामखा बेकार शोर मचाते हो। प्रतीक की जान में जान आई। आंखों में चमक लिए उसने मुड़कर देखा। ओह नहीं, यह तो उसका भ्रम था। ये तो घर के रोजमर्रा के संवाद थे। प्रतीक पुकारता और रिया ऐसे ही जवाब देती। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए रात रात भर जागती, उसके साथ विभिन्न संदर्भ ढूंढती, उसका मार्गदर्शन करती। रिया उसे याद आने लगी। काम करते करते झपकी लगने पर वह सो जाता, परंतु सुबह उसे सारी रिपोर्ट टाइपिंग कर प्रिंट आउट के साथ तैयार मिलती। यह रिया का ही कमाल था, जबकि उसे भी सुबह घर के सारे काम निपटा कर ऑफिस जाना पड़ता था। एक दिन उसके बीमार होने पर मना करने के बावजूद रिया अपना प्रेजेंटेशन छोड़ सारा दिन उसके सराहने बैठी रही, जबकि इस प्रेजेंटेशन के बाद उसे प्रमोशन मिलना तय था। पुरानी बातें याद कर सोच में पड़ गया प्रतीक। ऐसी गुणी प्रतिभा संपन्न प्यार करने वाली पत्नी को वो तलाक देने जा रहा था। रिया का पहले खा लेना, उसे खाने के लिए न पूछना, घर को सलीके से न रखना या प्रतीक का चीज़ें बेतरतीब रखना, नीला तौलिया बिस्तर पर डाल देना, एक दूसरे के लिए वक्त ना होना, ये सब तो इतने बड़े झगड़े की वजह नहीं हो सकती कि तलाक ही ले लिया जाए। क्या हमारा ईगो हमारे प्यार से बड़ा हो गया था? और इस प्यार का एहसास होने के बाद क्या इस हादसे का होना जरूरी था? यदि वह पहले ही समझ पाता तो शायद रिया को इस तरह न खोता। धिक्कार है उस पर। कहाँ हो रिया? चलते चलते थक गया था प्रतीक। एक ओर भय से पागल मन और दूसरी ओर टीवी पर दिखता हाहाकार उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटने पर मजबूर कर रहे थे। अस्पतालों की अवस्था तो और भी विकट थी। चारों ओर शोर ही शोर। हेलो, 50 बेड और भिजवाओ, एम्बुलेंस प्लेटफॉर्म पर भेजो, सर्जन एनेस्थेटिस्ट को कॉल करो। साथ ही सांत्वना के शब्द, घबराओ मत, सब ठीक होगा। डॉक्टर जी जान से सेवा में लगे थे। डॉक्टरों द्वारा रक्तदान की अपील करने से पहले ही अस्पताल के बाहर लंबी लाइन ने 2 घंटों में ही खून का स्टॉक पूरा कर दिया। इस विलक्षण तेजी, भावना और अपनेपन से प्रतीक को हिम्मत बंधाई और रिया के जीवित रहने की आस भी जगाई। उसे लगा पूरी मुंबई सारी रात सोई नहीं है और उस जैसे अनेक शोकमग्न लोगों
कि दुख में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में शामिल है। इस अंतिम अस्पताल में वह यंत्रवत घुसा। निराशा से चारों ओर नजर दौड़ाई पर असफल रहा। वापस जाते जाते पैरों को किसी के कराहने की आवाज ने रोक लिया। मुड़कर देखा, कोने के बेड पर हाथों में नलियां, वेंटिलेटर लगाए कोई लेटा है। गौर से देखा, वह रिया ही थी। उसे अपनी आंखों और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह रिया के माथे पर हाथ फेरने लगा। रिया उठो, मैं आ गया हूँ। उठो रिया। मगर वह बेहोश हो चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथों में लिए उससे माफ़ी मांगता। बातें प्रतीक रात भर जागा रहा। इस भयानक बम विस्फोट में रिया के बचने को एक नया चमत्कार मान ईश्वर की खूब मिन्नतें करता रहा। आज 3 दिन बाद रिया ने आंखें खोली। शायद यह प्रतीक का प्यार ही था जो उसे मौत के मुंह से बचा लाया। वेंटिलेटर हटा दिया गया। अब खतरा टल गया है, डॉक्टर बोले। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डबडबाई आंखों से प्रतीक डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा। रिया आश्चर्यचकित सी प्रतीक के उदास आंसू भरे चेहरे, सूनी आंखों और बड़ी हुई दाढ़ी को देख रही थी। उसका हाथ अपने हाथों में ले प्रतीक बहुत कुछ कह रहा था, पर रिया कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। विस्फोट की तीव्र आवाज से इनकी सुनने की शक्ति चली गई है। डॉक्टर ने एक और आघात किया। घबराने की कोई बात नहीं, लगभग सभी पेशेंट की यही समस्या है। 1 से 3 महीने में यह समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रतीक ने चैन की सांस ली। हाथों में हाथ लिए दोनों बड़ी देर तक रोते रहे, पर ये खुशी के आंसू थे। उनका प्यार खत्म थोड़े हुआ था। वह तो जमी हुई काई की नीचे ठहरे पानी की तरह था और अब तो यह जमी हुई परत भी हट चुकी थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलती रिया ने प्रतीक को एहसास दिलाया था कि वह रिया से अब भी बेहद प्यार करता है। साथ ही यह भी कि छोटे मोटे झगड़े तो हर गृहस्थी में होते ही रहते हैं, उन्हें ज़्यादा तूल देना ठीक नहीं। प्रतीक के इस प्यार, लगाव और देखभाल को रिया भी महसूस कर रही थी और पछता रही थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। इस बम विस्फोट को न जाने कितनी जिंदगियां उजड़ गईं, मगर एक जिंदगी संवर गई। रिया के मुंह से आश्चर्य मिश्रित चीख सुन प्रतीक ने सिर उठाकर सामने देखा। दोनों के परिवार वाले खड़े थे जो टीवी में इन्हें देख यहाँ पहुंचे थे। इस भयानक हादसे ने सारी कड़वाहट मिटा दी। सिर पर बंधी पट्टी, दोनों हाथों में जलने के जख्म और पैर में फ्रैक्चर लिए रिया ने उठने की कोशिश की। बस बस बहू, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, प्रतीक की माँ ने कहा। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुशियाँ फिर लौट आई थी। हाँ, जिंदगी जीत गई थी। दोस्तों, उपयुक्त कहानी डॉक्टर सुषमा श्रीराव द्वारा लिखी गई है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा व इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।